हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। हम 4 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पृथ्वी की गतियां कहते हैं। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डील करे थे उनका आंसर करना है। आज उन्हें सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों में से किसी ने भी उनके आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब आप लोग उन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उसके अंदर घुसेंगे नहीं। ठीक है। आपको जैसे मैं अगर क्लास करा रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लास करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उन्हें करना पड़ेगा, उनका आंसर बताना पड़ेगा, जिससे वो आप रिदम बनता रहेगा। मैंने कई लोगों को पढ़ाया है, मैं अपने इस करियर में बहुत सारे लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन मुझे पता है कि उसमें से कुछ ही बच्चे सीख पाते। क्यों? उसका मेन कारण ये है कि एफर्ट्स नहीं करते। ठीक है। इसी वजह से हमारा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, हम लोग नहीं सीख पाते क्योंकि हम एफर्ट्स करना नहीं जानते। ठीक है। तो केवल क्लास लेने से या फिर क्लास देख लेने से कुछ नहीं होता। आपको उस सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो एक बार जब भी मैं क्लास के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा उन्हें आपको सॉल्व करना है और उनको कमेंट में बताना है, जिससे मुझे ये भी पता चले कि हाँ, आप लोग उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिर्फ ऐसे चल रहा होता है, कोई पढ़ नहीं रहा होता है उसको, या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, तो ना ही आपको इंटरेस्ट आने वाला है ना ही मुझे। ठीक है। स्टार्टिंग में जब नया बैच शुरू होता है तो इनिशियल स्टेज पे सब लोगों को इंटरेस्ट आता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो वो इंटरेस्ट कम होता जाता है। उसे कम नहीं होने देना आप लोगों ने, क्योंकि अगर कम हो गया तो फिर मेरा रिस्पॉन्स भी कम रहेगा, आपका भी रिस्पॉन्स कम रहेगा, वो क्लास का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है। आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस चीज को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और जो है फ्यूचर में जो भी मैं कहूँ या फिर जितने भी क्वेश्चन मैं दूं उनका अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। उससे पहले देखते हैं पुराने जो क्वेश्चन थे वो कौन कौन से थे। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन था, अगर जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारतीय मानक समय आईएसटी के अनुसार क्या समय होगा। अब हमें पता है कि जो जीएमटी है, जीएमटी यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 पे है। ठीक। अब देखो डिफरेंस कितना है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है। टोटल लॉन्गिट्यूड 82.5 है। अब हमें पता है कि 15 लॉन्गिट्यूड पे जो है 1 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है। तो आप 5 पे देखोगे तो 15 75 यानी 75 लॉन्गिट्यूड जो है 5 घंटे का डिफरेंस आ गया। बचे कितने? ठीक है, 5 घंटे तो आ गए। अब बचे कितने यहाँ से आप देखोगे तो 7.5 लॉन्गिट्यूड बच गए। ठीक है। अब फिर इन्हें कैलकुलेट करो तो ये हो गया आपका। हमें ये पता है कि एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का फर्क हो गया। ठीक है, फर्क होता है तो 7 को 28 मिनट का ये फर्क हो गया, और 0.5 पे 2 मिनट का और फर्क हो गया। तो ये टोटल 30 मिनट हो गए। और ऊपर आए थे हमारे 5 मिनट, तो 5 मिनट और 5 घंटे और 30 मिनट का जो है ये टोटल डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब 5 घंटे और 30 मिनट में अगर 12 में जोड़ोगे तो शाम के 5:30 बज जाते हैं। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ए वाला आंसर था इसका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत के देशांतरी विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंस को ध्यान में रखते हुए यदि अरुणाचल प्रदेश किबुतु में सुबह के 8 बज रहे हो तो उसी समय गुजरात के गुहार मोती में स्थानीय समय क्या होगा। अब देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 8 बज रहे हैं, ये बता रहा है। और तो गुजरात के गुहार मोती में उस टाइम पे ये क्या समय होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है कीबुतु जो इसने दिया है। और इधर गुहार मोती जो है वो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, सबसे पश्चिमी। और हमें ये पता है कि इंडिया में जो है जो लॉन्गिट्यूड का जो टोटल लॉन्गिट्यूड जो डिफरेंस है टोटल लॉन्गिट्यूड का, वो कितना है? वो डिफरेंस है लगभग 29.5 का। ठीक है, इतनी लॉन्गिट्यूड है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको 30 मान के अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, 2 मिनट कम कर लेंगे लास्ट में, तो 30 मान के लिए कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आता है, तो 30 पे 2 घंटे का आ जाएगा। तो टोटल 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। यानी 8 बज रहे हैं, ये बता रहा है कि 8 AM। एम का मतलब होता है कौन सा वाला? सुबह के 8। ठीक है। तो सुबह के 8 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद यानी सुबह। अब देखो आगे या पीछे कहाँ पे होता है, मैंने पहले बताया था कि ईस्ट में टाइम आगे होता है, वेस्ट में टाइम पीछे होता है। तो गुजरात वेस्ट में है तो इसका टाइम इससे 2 घंटे पीछे होगा। ठीक है। पीछे होने का मतलब यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हर देश ग्रीनविच मेरिडियन से कोणीय दूरी के आधार पर अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन की गणना करता है, और हर देश का केवल एक स्टैंडर्ड मेरिडियन समय होता है। भारतीय स्टैंडर्ड समय ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है, और ए और सी दोनों बताना है कौन से सही है। पहली बात तो ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि हर देश का केवल एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। नहीं, मैंने बताया था यूएसए है या फिर रशिया है, इनके कितने हैं? 11 11 12 12 जो है यहाँ इनके स्टैंडर्ड टाइम है। तो पहला गलत हो गया, सॉरी दूसरा वाला गलत हो गया। पहला वाला देखो कि हर देश ग्रीनविच मेरिडियन से कोणीय दूरी के आधार पर अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन की गणना करता है। ऑब्वियस सी बात है, सही है। क्यों?
क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन यानी जीएमटी से ही तो सारी कोणीय दूरी है, जितने भी लॉन्गिट्यूड है इससे ही तो एंगुलर डिस्टेंस है। तो अब इसी बात है कि कोई भी अपना कैलकुलेट करे स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस पे जरूर होगा। ठीक है, तो पहला सही हो गया, दूसरा ये गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, भारतीय स्टैंडर्ड मेरिडियन ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि क्या है, जीएमटी से 82.5 डिग्री आगे होने का मतलब यही था कि टोटल इसे कैलकुलेट करोगे तो 5.5 घंटे आएगा, यानी ये वाला भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी ए और सी दोनों सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर के बारे में इन कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो ग्रेट सर्कल भी है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के पास स्पेस फोर्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ अन्य अक्षांशों की तुलना में परिक्रमण की तेज गति होती है। अब देखो इसमें से कौन से पूछा है कि कौन से सही कथन है। पहला जो है, भूमध्य रेखा पृथ्वी का सबसे बड़ा अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। हमें पता है कि इक्वेटर है, ये सबसे बड़ा अक्षांश है। उसके बाद नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो ग्रेट सर्कल भी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल का मतलब, कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा सर्कल है, बाकी सब सबसे छोटे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सही मान लेते हैं। थर्ड वाला देखो कि भूमध्य रेखा के पास स्पेस पोस्ट के लिए अच्छी होती है, मतलब स्पेस पोर्ट का कहने का मतलब है जहां से लॉन्चिंग होती है। ठीक है, जो मिसाइल लॉन्च होती है, हाँ इक्वेटर के पास से ज्यादातर मिसाइलें लॉन्च होती हैं। इंडिया भी जो कोशिश करता है कि आपको पता है कि श्री हरिकोटा में है हमारा आंध्र प्रदेश के पास, ये इसीलिए है नीचे क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे जो है सबसे फास्ट अर्थ घूमती है, इसका जो रोटेशन स्पीड होती है वो यहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो यहीं से मिसाइल लॉन्च की जाती है। ये सही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इसने कि क्या दिया है यहाँ पे, क्योंकि वहां अक्षांशों की तुलना में परिक्रमण की गति तेज होती है, यानी इसने कहा है कि रिवॉल्यूशन स्पीड तेज होती है। नहीं, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन स्पीड। दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आज हम पढ़ेंगे कि रोटेशन अपने एक्स पे घूमने को रोटेशन कहते हैं, जबकि रिवॉल्यूशन जो है वो सन के अराउंड चारों ओर चक्कर लगाने पर कहते हैं। तो सन के अराउंड चक्कर लगाना, इक्वेटर फास्ट घूम रहा है, ये पोल कम घूम रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही स्पीड से रिवॉल्यूशन कर रही है। बस रोटेशन अलग अलग होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम रोटेशन होता है, इसलिए स्पेस पोर्ट जो पोर्ट है वो इक्वेटर के समीप होते हैं। ये करेक्ट होता जब अगर यहाँ पे ये रोटेशन दिया होता। तो ये फिलहाल के लिए गलत है, और पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे सही हो जाते हैं, यानी आंसर इसका होगा आपका सी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने दिए थे, आप लोगों में से किसी ने इनको सॉल्व नहीं किया तो एक बार इनको जरूर देखें, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देखें। आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैंने बताया हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियों के बारे में। ठीक है, इसमें हमने लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया। आज हम इन दोनों को फिनिश कर लेंगे, मोशन ऑफ अर्थ भी और सीजन ऑफ अर्थ भी। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहली बात, तो अर्थ की 2 टाइप की स्पीड होती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि एक होती है रोटेशन जिसको हम परिभ्रमण कहते हैं। हिंदी वाले इन वर्ड्स को एकदम याद रखें। ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन करता है, एक जैसे वर्ड है परिभ्रमण भी और परिक्रमण, एक जैसा लगता है। नहीं, परिभ्रमण को घूर्णन भी कहते हैं। ये यहाँ पे कंफ्यूजन करता है, हिंदी वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन वर्डिंग में। ठीक है, इसीलिए इसको इंग्लिश में भी याद रखो कि रोटेशन का मतलब होता है परिभ्रमण यानी घूर्णन, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण कहते हैं, जिसको यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, रोटेशन का मतलब सीधा सीधा है कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रही है, उसे कहते हैं रोटेशन। और रिवॉल्यूशन का मतलब है कि बीच में सूर्य है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ये क्लियर होना चाहिए यहाँ से। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले आते हैं। पहले हम देखते हैं कि रोटेशन यानी जो घूर्णन है उसके बारे में, परिभ्रमण जिसे कहते हैं। पहली बात तो ये मैंने बता दिया कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे ऐसे घूमती है तो इसी को कहते हैं रोटेशन। सिंपल हो गया। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे कैसे कैसे घूमती है, कि अर्थ अपनी एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है। ठीक है, और बाकी मैंने बताया था वहां पे कि आपके 2 ग्रह, वीनस यानी आपका शुक्र, और दूसरी साइड से ये आपका यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण। ठीक है, ये दोनों उल्टे घूमते हैं, मैंने वहां पे आपको सोलर सिस्टम में बताया था। ठीक है, उसके बाद देखो, ये भी हमें पता है कि पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होती है। सिंपल सी बात है, सन सामने है, पृथ्वी घूम रही है, जो साइड एक साइड सन के सामने रहता है तो वहां दिन है, जो एक साइड सन की जहां पीछे रहता है वहां पे रात होती है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, अक्ष का मतलब ये एक्सिस जो है ये काल्पनिक है। ये काल्पनिक कहने का मतलब क्योंकि वास्तव में कोई अक्ष नहीं है पृथ्वी पे, ऐसा नहीं है कि एक लाइन है उसके ऊपर घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक लाइन है। और ऐसा समझो, देखो ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है और ये हमें पता है कि ये ऐसे घूम रही है अपने एक्सेस पे, लेकिन एक्चुअल में अर्थ के पे बीच से ऐसी कोई लाइन नहीं गई है रियल में। ठीक है, रियल में ये ऐसे ही नॉर्मली ऐसा घूम रहा है। अक्ष तो एक सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इस चीज को ऐसे ही याद रखना। उसके बाद ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि
अक्ष जो है लंब तल पर 23.5 डिग्री का एवं कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्या है, इसको देखो, इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता है कि ये अर्थ का एक्सिस है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ये वाली लाइन एक्सिस है और जबकि ये इक्वेटर है, ठीक है। और हमें पता है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्सिस अपने सॉरी जो एक्सिस है वो क्या है, झुका हुआ है, हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है। अगर ये झुका हुआ नहीं होता तो हमारा एक्स ये होता, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी एक्स होती और ये वाली लाइन हमारी इक्वेटर होती। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि रियल जो इसका एक्सेस होता है और जो रियल इक्वेटर है उससे ये आगे झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, ये 23.4, यानी इसको 23.5 मान लेते हैं हम, 23.5 मान लेते हैं, ठीक है। इतने डिग्री जो है ये अपने एक्सेस पे टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे समझो इसको, अगर ये इसकी जो रियल इक्वेटर होती, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री का बनाता, लेकिन ये आगे झुक गई कितना, 23.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 23.5 झुकी हुई है और टोटल 90 था, तो बचा कितना, 66.5। तो यही बात इसने इसमें लिखी हुई है, देखोगे तो अब कह रहा है जो अक्ष है यानी जो एक्सिस है वो लंब तल पर, लंब तल यानी इसको परपेंडिकुलर प्लेन कहते हैं। किसको कहते हैं परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन है, क्योंकि ये इसका लंब है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसे कहते हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन यानी लंब तल। अब इसमें देखोगे तो ये लंब तल पर 23.5 डिग्री जो 23.5 झुकी हुई है, जबकि कक्षीय तल पर ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं इसको, इस पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यही है, ठीक है, समझ चुके होंगे। यानी परपेंडिकुलर जो प्लेन है इस पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है और जो ये वाला प्लेन है जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन कह रहे हैं इस पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यही है कुल मिला के, ये एग्जाम आता है, इसको इसी तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्त व्रत यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है, देखो इसको समझना। ये इसे इस वाले पिक्चर में देखो, ठीक है, ये अर्थ है और ये इसका एक्सेस है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये एक्सेस है, ये एक्स हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान से दिखने में समझ में आ रही होगी, अर्थ में ऐसा ही होता है, एक साइड डे होता है एक साइड नाइट होता है, ठीक है। ये सामने की साइड सन है तो यहाँ डे हो रहा है और यहाँ नाइट हो रही है। अब देखो डे जो है, जो डे की लाइट जो है ये एक्सेस तक नहीं है, डे की लाइट यहाँ आगे तक है और यहाँ ये एक्सेस से ये दिख रहा है, असल में एक्स तो ये है, यहाँ पे इस अक्ष तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे हमें आप पता है कि जो अर्थ है उसके एक साइड पे दिन है एक साइड पे रात है, तो कभी कभार हमारी समझ में आता है कि जो अक्ष के एक साइड दिन है एक साइड नाइट है, यानी अक्ष वो लाइन है जो डिवाइड कर रही है डे और नाइट को, लेकिन ऐसा नहीं है। दिख रहा है, अगर ऐसा होता तो डे यहां से आगे होता ही नहीं और नाइट पूरी यहां तक होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसमें दूसरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है डे और नाइट को, ठीक है, यानी अक्ष ना होके एक दूसरी लाइन होती है जो इस डे और नाइट को डिवाइड करती है, इसी लाइन को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त व्रत। कहने का मतलब यह है कि इस प्रदीप्त व्रत के एक साइड डे होता है और दूसरी साइड नाइट होती है। सिंपल सी बात है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को विभाजित करने वाले व्रत को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्त व्रत कहते हैं और यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता। यही चीज मैं बता रहा हूं कि अक्ष ये है, अक्ष आपका ये था और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर होगी बात, ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी अपने एक्स पर जो टाइम है, जो अपना पूरा रोटेशन करने का जो उसका टाइम है वो 24 घंटे लेती है, इसको हम जानते हैं, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो इसको इसकी दैनिक गति कहते हैं, डेली स्पीड कह सकते हैं, डेली मोशन कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है इसकी जो डेली घूमने की स्पीड है, ठीक है, सिंपल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये वाला पॉइंट, ठीक है, क्या होता है देखो, मान लिया जाए, इसे मिटा देता हूं पहले। देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा ग्लोब से समझते हैं। अब देखो हमें ये पता है कि ये पूरी एक्सेस ऐसे गोल गोल घूमने में अर्थ अपना 24 घंटे का टाइम ले रही है, लेकिन किसी के सापेक्ष, मतलब कोई तो बेस है जिसके सापेक्ष ये अर्थ घूम रही है। पहले देखो जैसे सन है यहाँ पे, ठीक है, सन किसी पॉइंट पे मान लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये अर्थ घूमी, घूमते घूमते वही पॉइंट दोबारा यहाँ पे आने में 24 घंटे ले रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये अपना एक्सेस पे रोटेशन पूरा करने में 24 आवर ले रही है, इसका मतलब ये हो जाता है। दूसरी चीज, ठीक है, अगर ये सन, देखो अर्थ जो है पूरे अपने ब्रह्मांड में घूम रही है, ठीक है, सोलर सिस्टम में घूम रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी के सापेक्ष हम इसका कैलकुलेशन करें, ठीक है, बेस हम कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई और स्टार लिया, ठीक है, जैसे सन है इसके आसपास कुछ और स्टार भी है, आसमान में कई स्टार होते हैं, जब क्या कर सकते हैं हम इस स्टार के बेस पे ले लें, तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि इस स्टार की रोशनी अगर यहाँ पे पड़ रही है तो जैसे ये घूमा
और घूमने के बाद दोबारा इसी स्टार के इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होने में 24 आवर लगने चाहिए थे, क्योंकि ये जो है इसी सेम स्पीड से तो घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्यों क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। ये सन है, ऐसे घूमने में इसी पॉइंट पे दोबारा अर्थ को आने में 24 आवर लेते हैं, लेकिन अगर यही कैलकुलेशन हम सन के अलावा किसी अगर स्टार के बेस पे करें, तारे के बेस पे करें, तो तारा थोड़ी एक तो दूर है, सन से दूर है, और दूसरा इस स्टार के घूमने की और अर्थ के घूमने की स्पीड अलग अलग है। तो अगर हम जब स्टार के बेस पे कैलकुलेशन करें, तो ये जो 24 आवर न लेके ये थोड़ा सा आगे, यानी 23 आवर और 56 मिनट में अपना चक्कर पूरा करती है। ठीक है, जब बेस हम स्टार को लें, सन को ना लें। ठीक है, सन के आधार पर कैलकुलेशन ना करके जो है स्टार के बेस पे कैलकुलेशन करें, तो 4 मिनट कम लेती है। अब मैंने बताया 4 मिनट कम क्यों ली, क्योंकि स्टार एक तो दूर है और सन की स्पीड और स्टार की स्पीड अलग अलग है घूमने की। ठीक है, वैसे ही अर्थ की स्पीड जो है इन दोनों के सापेक्ष, देखो वैसे तो अर्थ सेम पे घूम रही है, लेकिन स्टार जो है दूर है, तो इसके राउंड जो है, क्योंकि स्टार की स्पीड अलग होगी, सन की स्पीड अलग होगी, तो इसीलिए जो है जो अर्थ है, अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है, इन दोनों को बेस अलग अलग करने में अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, सूर्य के घूर्णन की जो सापेक्ष गणना करते हैं, सन के सापेक्ष करते हैं, तो इससे सोलर डे कहते हैं, और जब तारों के आधार पर करते हैं तो इसको सिड्रल डे यानी नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इसको ऐसे ही याद करना, इसका मीनिंग क्या होता है मैंने बता दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि जब अगर सन के सापेक्ष करते हैं तो 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन जब स्टार के बेस पे करेंगे तो इसको 23 आवर एंड 56 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, और यह 4 मिनट किसका अंतर होता है, जो स्पीड है सन की और स्टार की, उसके डिफरेंस की वजह से। ठीक हो गया, तो ये सन के रोटेशन से था। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी बहुत जो पूछे जाते हैं वो इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम सन की जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में। ठीक है, मैंने बताया 2 स्पीड होती है, सन की रोटेशन और नेक्स्ट होता है सन की रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो है आपका इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं इस चीज को। कई लोगों का कंफ्यूजन था कि आप इंग्लिश में नहीं करा रहे, हिंदी में करा रहे हैं, या इंग्लिश में, कई लोगों का ऐसा है ना। देखो मीडियम का एक्चुअल में ऐसा है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आनी चाहिए। बेसिकली हमारी जो कन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज है वो तो सबकी हिंदी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वर्ड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वर्ड में वहां पे क्लियर करा देता हूँ। जैसे मैंने एक बार बता दिया कि लैटिट्यूड का मतलब एक्सॉन्स होता है। ठीक है, तो हिंदी वालों को भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं लैटिट्यूड कह रहा हूँ उसका मतलब अक्षांश है, और इंग्लिश वालों को भी समझ में आना चाहिए कि मैं अक्षांश कह रहा हूँ उसका मतलब लैटिट्यूड है। तो इतना तो मतलब नॉर्मल किया जा सकता है। ठीक है, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को इक्वली समझ में आ जाए। अब देखो रोटेशन हमारा हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि रोटेशन क्या होता है, सिंपल है, और जो अर्थ है अपना एक्सिस पे घूम रही है तो वो रोटेशन है। दूसरी जो स्पीड होती है उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन वाली स्पीड। ये क्या होता है, सिंपल है, देखो हमें ये पता है कि ये सन है, सूर्य है, और इसके चारों ओर पृथ्वी ऐसे एक राउंड शेप में चक्कर लगा रही है। कभी कभार इसका पाथ भी पूछ लेते हैं, तो पाथ इसका इलेप्टिकल होता है, इलेप्टिकल। ठीक है, इसको अंडाकार भी कह देते हैं हम लोग। कुल मिला के इसका मतलब गोल नहीं है ये पाथ। अगर गोल होता तो ऐसा होता ना, गोल का मतलब क्या होता है, सिंपल आपको पता है कि सर्कल, सर्कल का मतलब क्या होता है कि इसकी हर सिचुएशन में इसकी जो रेडियस है वो बराबर होती, मतलब ये सन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कभी दूर जाता है कभी पास आता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कुल मिला के यहाँ पे याद रखो कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो चक्कर लगा रही है उसका पाथ जो है इलेप्टिकल। क्लियर हुआ, देखो पहली बात। दूसरी बात, जो अर्थ जो है अपना पूरा एक राउंड पूरा करने में जो टाइम लेती है वो लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, अब क्योंकि हम देखो साल में, कहने का मतलब है कि एक साल में पूरा करती है, 6 घंटे और होते हैं, लेकिन कुल मिला के एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए एक साल जो है वो 365 डेज होते हैं, इसलिए हम इसको मानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना ये रिवॉल्यूशन कहलाता है, इसको परिक्रमण कहलाता है। और टोटल जो ये टाइम लेती है अपना ये रोटेशन पूरा, सॉरी रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लेती है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हम मानते हैं पूरे साल में 365 डेज मानते हैं, लेकिन 6 आवर तो बच गए। अब ये 6 आवर को अगर 4 साल तक हम कैलकुलेट करते रहे, देखो हमने छोड़ रखे ना कैलकुलेट करना, और 4 साल तक इनको हम बचाते रहे, तो 4 साल में 66 × 4 हम देखेंगे तो 24, यानी 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स का मतलब एक दिन बढ़ गया। ठीक है, एक दिन बढ़ गया, तो इसीलिए 4 साल में हम एक दिन बढ़ा देते हैं और उसे कहते हैं हम लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमें पता है कि जनवरी, सॉरी जो फरवरी है वो 28 की ना होकर 29 की होती है, और उस ईयर में 365 डेज ना होकर 366 डेज होते हैं। क्लियर हो गया, क्यों होता है ये समझ में आ गया, क्योंकि जो
अलग साल है, मतलब जो लीप ईयर नहीं है उनमें हम 365 डेज ही मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ है वो 365 डेज और 6 आवर में अपना रिवॉल्यूशन पूरा कर रही है। तो जो बाकी बचे 6 आवर है उनको 4 साल तक हम छोड़ते जाते हैं, और चौथे साल में चारों साल को एक बार मान के उसको हम 24 आवर हो जाते हैं, उसको एक दिन मान लेते हैं, उसको लीप ईयर में काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे समझना है कि हमें उपसौर और अपसौर के बारे में, जैसे पेरिहिलियन और एपिलियन कहते हैं, ये क्या होता है। देखो, अभी तक मैं आपको समझा चुका हूं कि जो अर्थ है वो जब सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन है ये अर्थ जैसे चक्कर लगा रही है, तो ये सर्कल नहीं है, ये इलेप्टिकल पाथ है। जिसका मतलब मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये सर्कल होता तो इसकी रेडियस बराबर होती हर पॉइंट से। ठीक है, आपको पता है कि सर्कल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से इसकी सेंटर की डिस्टेंस बराबर होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये अंडे जैसा शेप होता है। यानी एक टाइम पे जो सन है, सॉरी जो अर्थ है, वो सन से सबसे नजदीक होती है, और एक टाइम पे घूमते घूमते इससे दूर होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसा एक पिक्चर में दिखाया गया है कि इसी पॉइंट पे सबसे नजदीक होगा, इस पे दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कुछ टेढ़ा हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये पाथ है तो यहाँ पे सबसे नजदीक है, ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे कुछ दूर है, ऐसा हो सकता है। ये तो बस समझाने के लिए आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई गई है, क्योंकि अगर वहां पे कई बार ये क्वेश्चन में दे दे कि अपोजिट डायरेक्शन होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का हम तो समझ रहे होंगे ना, कि इस पोजीशन की ये अपोजिट है, तो यहाँ पे सबसे दूर और यहाँ पे नजदीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसा नहीं होता, एक सीट पे नहीं होते ये कहीं कहीं पे भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब जो है अर्थ जो है सन के सबसे नजदीक पॉइंट पे होती है, और एक टाइम पे सबसे दूर पे होती है। क्लियर हो गया। जब सबसे नजदीक होती है इसे कहते हैं उपसौर, और इंग्लिश में कहते हैं इसको पेरिहेलियन। और जब सबसे दूर होती है इस वाले पॉइंट को कहते हैं अपसौर, यानी एपिलियन। ठीक है, अब ये है कि अर्थ जो है इसका घूमने का टाइम फिक्स है, इसके घूमने की ड्यूरेशन पूरा फिक्स है कि 365 दिन और 6 घंटे में ही राउंड लगाएगी, ऊपर नीचे नहीं है, एक ही स्पीड से घूम रही है। तो इसीलिए ये अवसर और उपसौर भी एक फिक्स डेट को आता है। ठीक है, अवसर यानी एफिलियन होता है हमेशा 4 जुलाई को, और ये होता है 3 जनवरी को। इस डेट को हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, क्यों होता है मैंने बता दिया, क्योंकि स्पीड एक जैसी है और डिस्टेंस एक जैसी है, तो हमेशा ये एक डेट को होता है। यही इसमें बताया गया है कि परिक्रमण जो है उपसौर और अपसौर बनाती है। उपसौर यानी पेरिहिलियन तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और यह 3 जनवरी को होती है। ठीक है, और अपसौर तब होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर, यानी सबसे दूर पॉइंट पे होती है, और यह 4 जुलाई को होता है। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज है जिसका आंसर अभी हम जानने वाले हैं, सबसे नजदीक का पॉइंट कब है? 3 जनवरी को है। और नजदीक होने का मतलब यह है कि इस टाइम तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में तो गर्मी होती नहीं है, इंडिया में तो इस टाइम पे ठंडा होता है। और जबकि 4 जुलाई वाले टाइम पे तो सबसे दूर है अर्थ, दूर है, तो इस टाइम पे तो क्या होना चाहिए था, सबसे ज्यादा ठंडा होना चाहिए था, लेकिन इंडिया में गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये लॉजिक समझ में आना चाहिए ना, कि ऐसा तो होना चाहिए। इसका आंसर है आपका जो अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वह है सीजन्स, यानी ऋतुओं के बारे में। ठीक है, देखो होता क्या है। पहली बात तो, ऋतुएं क्या होती है, आपको पता है कि ऋतुओं का मतलब है कि अलग अलग जो है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम होना। ठीक है, एक तरीके से मौसम कह सकते हैं उसको, तो मौसम होना। ठीक है, अब पहली बात है ऋतुएं कितनी होती है। देखो, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड है वहां पे अलग अलग ऋतु होंगी। जैसे अगर मान लिया जाए, हमें ये पता है कि इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर पे हमेशा दो ही सीजन होते हैं, या तो गर्मी का, ठीक है, जिसको हम समर कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं वेट वाला टाइम। वेट वाला टाइम मतलब जब यहाँ पे बारिश होती है, यानी वर्षा ऋतु कह सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ठंडा नहीं होता, ठंडा इसलिए नहीं होता कि ज्यादातर सन इसी के अराउंड घूमता रहता है, तो या तो यहाँ पे समर होता है या फिर यहाँ पे रेनी सीजन होता है, बस इतना ही होता है यहाँ पे। ठीक है, जबकि अलग अलग जगह पे अलग अलग और ऋतुएं हो सकती हैं। जैसे अगर हम पोलर एस एरिया को ले लें तो यहाँ पे हमेशा ठंडा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्मी का सीजन ही नहीं होगा, और भी कोई सीजन नहीं होंगे। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये दो ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ठंडा भी होता है, गर्मी भी होती है, और सबसे ज्यादा वेरिएशन इन्हीं एरिया में होता है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया जो है कर्क रेखा के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इसके सापेक्ष हम पढ़ते हैं कि कितनी ऋतुएं होती हैं। देखो, टोटल मिला के इंडिया में वैसे 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली है आपकी, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पहली होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, यानी जिसको हम कहते हैं समर, समर यानी ग्रीष्म, इसको हिंदी में ग्रीष्म कहते हैं। दूसरा विंटर, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं शीत ऋतु। थर्ड होती है मॉनसून सीजन, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन, या हिंदी में भी इसको मॉनसून कह लेते हैं।
और फोर्थ होती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना इसको एनसीईआरटी लिख, रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, इंटरेस्टिंगली इसको एनसीईआरटी में सेम लिखा गया है, रिट्रीटिंग मॉनसून, या हिंदी में इसको कहते हैं लौटता हुआ मॉनसून, लौटता मॉनसून। तो कोई भी अगर आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इंडिया में केवल 4 ऋतु होती हैं, समर है, विंटर है, मॉनसून है और रिट्रीटिंग मॉनसून है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे फिर तो हमने सुना है ऐसी बसंत भी होती है, बसंत ऋतु जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, और फिर हम आप कहोगे कि शरद ऋतु भी होती है। ठीक है, शरद होती है जिसको कहते हैं ऑटमन। ठीक है, ये भी होती है। तो ये क्या होती है, तो ध्यान रखना एक्चुअल में एनसीईआरटी में केवल 4 ऋतु हैं, लेकिन हमारे जो पुराण में चला आ रहा है यानी ट्रेडिशनल वे में जो चला आ रहा है उसमें 6 ऋतु होती है। ठीक है, 6 सीजन होती है, 2 और ऐड हो जाती है, बसंत ऋतु और शरद ऋतु, बाकी ये 4 सेम। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में 4 ऋतु है, यानी एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें 4 आंसर देना है। और अगर अगर पुराणों के हिसाब से पूछे यानी ट्रेडिशनल वे में पूछे तो 6 ऋतुएं होती है, 2 और ऐड हो जाती है इसमें, बसंत और शरद ऋतु। क्लियर हो गया। अब कब कौन सी ऋतु होती है वो इसमें हमें पढ़ना है। देखो हमें ये पता है, मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी, पहले आई थिंक सेकंड क्लास में मैंने समझाई थी कि अर्थ जो है ऐसे सूर्य के राउंड चक्कर लगाती है, और इसी चक्कर लगाने की वजह से, और क्योंकि अक्स पे जो अर्थ है वो एक्सेस पे ऐसे झुकी होती है, तो एक टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर रहती है सन की रे, दूसरी टाइम पे इक्वेटर पे आती है, फिर फिर जाके आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर रहती है, और फिर इक्वेटर पे आती है। ठीक है, ये तीनों लाइन के बीच ऐसे परपेंडिकुलर रहती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो होता क्या है जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर है, और ये कब होती है हमें पता है कि जून वाले टाइम पे होती है, यानी 20 से 22 जून मैंने बताया था, उसके टाइम पे रहती है। इस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाकों में कौन सी ऋतु हो जाएगी, समर हो जाएगी। क्लियर सी बात है, क्योंकि सन सबसे ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे आएगी यानी सितंबर वाले टाइम पे फिर ये इक्वेटर पे आ गई, तो इसलिए सितंबर के बाद से हमारे यहाँ विंटर शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान मत रखना, ये गलत लिखा है इसने, स्प्रिंग और ये विंटर ये गलत लिखा है, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो। सितंबर के बाद से हमारे यहाँ कौन सी शुरू हो जाएगी, विंटर शुरू हो जाएगी। ठीक है, विंटर वाला यानी मतलब कह सकते हैं कि सितंबर से फिर वो धीरे धीरे विंटर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और दिसंबर वाला टाइम जो होता है जो पीक विंटर वाला होता है। ठीक है, इस टाइम पे विंटर क्यों है, क्योंकि इस पे जो सन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी मकर रेखा पे परपेंडिकुलर होगा, और इंडिया से दूर चला जाएगा। इंडिया यही तो है ना, देखो ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया यहाँ पे है, और सन अब यहाँ पे जा चुका है, तो सन यहाँ पे जा चुका है, इंडिया से दूर है, इसीलिए इंडिया में विंटर होगा। ठीक है, और जब यहाँ पे था तो यहाँ पे समर चल रहा था, और ये भी ध्यान रखो जब यहाँ पे समर चल रहा था तो यहाँ पे विंटर होगा, इस वाले रीजन के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। क्लियर सी बात है, इतना ही है बस, इसको समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इक्वेटर पे आ जाएगा, और इक्वेटर पे आने के बाद हमें पता है मार्च वाले टाइम से फिर इंडिया में समर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समर कब आता है, मार्च से समर शुरू हो गया, और कब तक, इस सितंबर तक यहाँ तक समर चलेगा। ठीक है, और फिर इस सितंबर से धीरे धीरे विंटर आना शुरू होगा, और दिसंबर से लेके फिर ये मार्च तक यहाँ पे विंटर रहेगा। ठीक है, अब जो बाकी ऋतु हैं वो कब होती है, आपको पता है कि इसी बीच में जो है हमारे यहाँ जो जून के आसपास, जुलाई के आसपास यहाँ पे कौन सी ऋतु रहती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे यहाँ मानसून वाला टाइम रहेगा, और जब मानसून लौट जाएगा यानी सितंबर के बाद वाला टाइम ये रिट्रीटिंग मानसून रहेगा। ठीक है, बाकी ये सेम। क्लियर हो गई बात, इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपोजिट में भी होगा, मैंने बताया जब कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर रहेगा तो यहाँ गर्मी चलेगी, यानी यहाँ गर्मी कब चलेगी, दिसंबर वाले टाइम पे, यानी सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में यहाँ गर्मी चलेगी, और दिसंबर से क्योंकि ये ऊपर आना शुरू होगा तो धीरे 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 यहाँ पे सर्दी आना शुरू हो जाएगी, और जब इंडिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा यानी इंडिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जून के टाइम पे, तो तब यहाँ पे भीषण जो है वो सर्दी पड़ेगी। तो यही चीज यहाँ पे लिखा था, देखो एक तो हमने जान लिया कि रिवॉल्यूशन की वजह से जो सीजन्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है एक बार, जब भी सीजन्स होंगे उसके दो रीजन है, एक तो हमने पढ़ लिया कि रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण है, और दूसरा जो मेन रीजन जो अभी मैंने पिक्चर में समझाया, क्या इसकी अपने एक्सेस पे इंक्लाइन होना, एक्सेस पे झुका हुआ होना, अर्थ अपने एक्सेस पे झुकी हुई है, इसी वजह से सीजन होते हैं, वरना पूरे अर्थ पे बराबर लाइटें पड़ती। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ध्यान रखना कि अर्थ जो है, अर्थ पे सीजन होने की मेन जो रीजन है, एक रिवॉल्यूशन, दूसरा है एक्सेस पे झुका हुआ होना। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद दिन और रात में जो है डिफरेंस होता है, दिन और रात की लेंथ में डिफरेंस होता है। कैसे होता है, देखो इसको, सिंपल सी बात है ना, इसको जब अर्थ जो है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर, सॉरी जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे रेज जो है वो सीधी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे डे की लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, इसलिए गर्मियों में डे की लेंथ ज्यादा होती है। जो विंटर पे यहाँ पे अगर सन चला जाएगा
कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ पे एक्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन है, यहाँ पे सन की रेज जो है पर तिरछी पड़ेंगी। तिरछी का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके आएंगे। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कम लाइट होगी। कम लाइट होना, डे लाइट यानी दिन जो है वहां पे कम हो जाएगा, रातें जो है वो बड़ी हो जाएंगी। इसलिए विंटर में जो है दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, सिंपल। और इसके अपोजिट जो है इन वाले इलाकों में, जब यहाँ वाले इलाकों में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे विंटर चल रहे होंगे, छोटे दिन होंगे। और इसके अपोजिट जब यहीं पे परपेंडिकुलर होगा तो दिन बड़े होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं। ठीक है। अब जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होता है तो दिन और रात की अवधि समान होती कह रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये भी ध्यान रखना, इसको मिटा देता हूं। इसका कहने का मतलब यह है कि जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है अर्थ, सॉरी जो सन जो है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर रेज आ रही है, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में दिन और रात की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। कहने का मतलब है कि ये अर्थ है, अगर इक्वेटर पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न इन सारे इलाकों में डे और नाइट की जो लेंथ होगी सेम होगी, क्योंकि बीच बीच में है ना। अब अर्थ जो ये सन की रेज वो बीच बीच में पड़ रही है। ठीक है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होंगी लेकिन ऑलमोस्ट बराबर होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है तो इसे विषुव यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लेना। ठीक है। यानी इन दोनों के टाइम पे इसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, यानी जो मार्च वाला टाइम है उस टाइम पे इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। और जबकि सितंबर वाले टाइम पे इसको ऑटमन इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी विषुव कहते हैं। ठीक है, विषुव कहते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा हमें यह पता है कि जब कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर रहता है इसे कहते हैं समर सोलिस्टिक। इसको भी ध्यान रखना, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड है, इनको ध्यान रखना। अयनांत, अयनांत। ठीक है। और जबकि जब ये मकर रेखा पे यानी कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर रहता है तो इसको कहते हैं विंटर सोलिस्टिक यानी शीत अयनांत। शीत अयनांत। ठीक है। क्लियर हो गया? तो यही पॉइंट यही कह रहा था कि भूमध्य रेखा पर जब परपेंडिकुलर होता है तो इसे विषुव के रूप में जाना जाता है। और जब उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात की अवधि भिन्न होती है इसे संक्रांति कहते हैं। संक्रांति मतलब वही जो हमने पढ़ा था, समर सोलिस्टिक, यानी उसको कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। या फिर हम जिसको यहाँ पे हम कह रहे थे अयनांत, उसको हम या मतलब अयनांत को हम संक्रांति कह लेते हैं, इतना समझ लो बस। ठीक है। यानी ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति ये हम कह सकते हैं। क्लियर हो गया? कई बार इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। आपने ध्यान में आया होगा ना, जब जनवरी के टाइम पे मकर संक्रांति होती है, यानी मकर संक्रांति का मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, उस पर सन परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो ये वर्डिंग ध्यान में रखना। ठीक हो गया? चलो, तो कुल मिला के यही सब था इससे। ये इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा टॉपिक था, छोटा चैप्टर था। तो कुल मिला के रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। इसके मेन मेन टॉपिक पढ़ लिए, इसके अंदर क्या क्या है वो सब चीजें पढ़ लिया। इससे कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना। यहाँ आप लोग में से कोई भी अपने डाउट नहीं पूछ रहा है, इसलिए डाउट सेशन आ ही नहीं रहा है। डाउट सेशन तभी आएगा जब आप लोग कमेंट में डाउट पूछेंगे, और कम से कम 8-10 डाउट होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स को मैं वहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ध्यान लगा के पढ़िए, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं लीजिए। एफर्ट जब तक आप करेंगे नहीं, आपको यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया। तो कुल मिला के अब हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, मोशन ऑफ अर्थ हो गया, सीजन ऑफ अर्थ भी हो गया, यानी ऋतु हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं और हमें फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर जो है आप लोगों को क्या है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी 3D एनिमेशन सीरीज है। आप जब यहाँ पे मेरे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी है 3D एनिमेशन सीरीज करके। ठीक है। तो वहां पे ये छोटे छोटे वीडियो देखो, मोशन ऑफ अर्थ और सीजन ऑफ अर्थ, यहाँ पे 4 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो है। ये छोटी छोटी वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मैंने समझाया हुआ है। तो एक बार जाके इनको देख लेना, तो आपकी समझ में थोड़ी बहुत और बेहतर तरीके से आ जाए। ठीक है। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, आप लोगों की समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। और अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट में पूछेगा। आपको क्लासें कैसी लग रही हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। काफी लोग बताते हैं तो उससे अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होंगी, सारी चीजें अच्छे से चल रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।